कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। जिंदगी की तेज रफ्तार को थोड़ी देर के लिए थामने, खुद को तलाशने और किसी सुकून भरे ठिकाने में सांस लेने का एक जरिया था। जैसे जैसे बस मैदानी इलाकों को पीछे छोड़ती हुई घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़ने लगी, ठंडी हवा के ताज़ा झोंके और चीड़ व देवदार के पेड़ों की सौंधी महक डीडी के चेहरे को सहलाने लगी। शहर का भारीपन धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने देखा कि गहरी हरी घाटियों के बीच छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, जहां लाल और नीली ढलानदार छतों वाले मकान सुबह की गुनगुनी धूप में किसी चित्रकारी की तरह चमक रहे थे। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के ढलान, टेढ़े मेढ़े पगडंडियां और बादलों के तैरते हुए टुकड़े देखकर मन स्वतः ही शांत होने लगा था। दिल्ली के कर्णभेदी शोरगुल के मुकाबले पहाड़ों का यह सन्नाटा बेहद सुकून देने वाला था। हालांकि डीडी को उस वक्त इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह शांत, निश्चल और सीधा दिखने वाला पहाड़ी समाज अपने भीतर कई सदियों पुरानी कठोर परंपराओं, सख्त सामाजिक मर्यादाओं, जातीय दंभ और अनकही परतों को समेटे बैठा है। अल्मोड़ा पहुंचते ही डीडी का स्वागत वहां की खास, ठंडी और महकती आबोहवा ने किया। यह पुराना पहाड़ी शहर अपनी औपनिवेशिक इमारतों, तंग पथरीली गलियों, लकड़ी की बारीक नक्काशी वाली खिड़कियों और चारों तरफ फैले एक ठहराव भरे माहौल के लिए जाना जाता था। डीडी यहां अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों और पारिवारिक परिचितों के बीच कुछ हफ्ते बिताने आए थे। बस स्टेशन पर उतरकर जब वे अपने भारी बैग को संभालते हुए पथरीली ढलान पर अपने ठिकाने की ओर पैदल बढ़े, तो रास्ते में हर उम्र के लोग अपनी ही एक अलग धुन में दिखाई दिए। सिर पर पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहने गंभीर बुजुर्ग हाथ में छड़ी लिए धीरे धीरे चल रहे थे। आपस में तीखी और रसमयी कुमाऊनी बोली में तेजी से बातें करती महिलाएं सिर पर लकड़ियों या घास का गट्ठर लिए जा रही थीं, और तंग रास्तों पर भागते हंसते स्कूल के बच्चे एक दूसरे से चुहलबाजी कर रहे थे। घर पहुंचते ही डीडी का स्वागत पारंपरिक कुमाऊनी आतिथ्य और गर्मजोशी के साथ किया गया। तांबे के चमचमाते बर्तन में लाया गया ठंडा पानी, गरम गरम भांग की चटनी के साथ पहाड़ी नाश्ता, कड़क चाय और गुड़ व पहाड़ी मेवों से उनका आदर सत्कार हुआ। लेकिन इस आतिथ्य और आत्मीयता के ठीक पीछे डीडी ने बहुत जल्द एक खास और गहरी बात पर गौर किया। यहाँ का समाज बेहद आपस में गुंथा हुआ था। यहाँ की हवा में ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेने की एक अजीब तड़प थी। हर व्यक्ति एक दूसरे के पूरे खानदान, गोत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरानी वंशावली और यहाँ तक कि घर के अंदरूनी मामलों से भी भली भांति परिचित था। दिल्ली जैसी अनाम दुनिया की तरह यहाँ कोई अनजान, बेनाम या अलग थलग रहकर नहीं जी सकता था। अगर आप गली से गुजर रहे हैं तो चार आंखें आपको पहचान लेंगी और 2 मिनट में आपकी पूरी वंशावली का हिसाब निकाल लेंगी। शुरुआती कुछ ही दिनों में डीडी को अल्मोड़ा के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की आतंरिक बुनावट समझ आने लगी। वहां का जीवन जितना सरल, स्वच्छ और कुदरती रूप से खूबसूरत बाहर से दिखता था, अंदर से उतना ही जटिल नियमों, जातीय कुलीनता के अहंकार और पुरानी परंपराओं की सख्त बंदिशों में जकड़ा हुआ था। कुमाऊनी ब्राह्मण समाज में अपनी जाति, कुलीनता, आचार, विचार और खानदानी शुद्धता का भारी महत्व था। कौन व्यक्ति किससे कैसे बात करता है, किसके हाथ का छुआ या बना खाना खा सकता है और किस घर में शादी ब्याह का रिश्ता जोड़ा जा सकता है, ये तमाम बातें समाज की अदृश्य लेकिन पूरी तरह से अटूट और अपरिवर्तनीय रेखाओं द्वारा तय होती थीं। इन नियमों को तोड़ना समाज से बेदखल होने जैसा था। इसके साथ ही डीडी ने देखा कि यहाँ के लोग आम बोलचाल में भी कुमाऊनी बोली के ऐसे अनूठे, मारक और अलहदा शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो बहुत ही तीखे, व्यंग्यात्मक और मजेदार होते थे। बातों में मीठा तंज कसना, सामने वाले की खिंचाई करना और हंसते हंसते गंभीर से गंभीर बात कह देना यहाँ के लोगों की स्वभावगत आदत थी। भाषा का यह मिजाज डीडी के लिए बिल्कुल नया था। डीडी जैसे आजाद ख्याल,
सीधे, सच्चे, संवेदनशील और आधुनिक सोच वाले लड़के के लिए यह सब एकदम अनूठा और हैरान कर देने वाला अनुभव था। वे जल्दी ही समझ गए थे कि इस शहर में अगर शांति और सहजता से रहना है तो यहाँ के सामाजिक ढांचे, बुजुर्गों की हठधर्मिता, मर्यादाओं और लोगों के खास मिजाज को समझकर ही कदम बढ़ाना होगा। जरा सी भी ढील या लापरवाही यहाँ चर्चा का बड़ा विषय बन सकती थी। शुरुआत के दिनों में डीडी खुद को थोड़ा अलग थलग, अजनबी और बाहरी महसूस करते थे। जब भी वे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लाला बाजार या चौबटिया की तंग पथरीली गलियों में घूमते तो उन्हें स्पष्ट रूप से लगता कि दुकानें लगाए बैठे व्यापारी, थड़ों पर बैठे बुजुर्ग और राह चलते लोग उन्हें एक बेहद कौतूहल भरी नजर से देख रहे हैं। दिल्ली से आया हुआ नया बाबू, उनके पहनावे, उनके चलने के ढर्रे, बातचीत के लहजे और आंखों के कौतुक में एक स्पष्ट शहरी झलक थी जो स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी अजनबी और आकर्षक थी। डीडी अक्सर शाम ढलते ही अल्मोड़ा के बेहद खूबसूरत और शांत स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर या नंदा देवी मंदिर के विशाल प्रांगण में जाकर अकेले बैठ जाया करते थे। जब डूबते सूरज की नारंगी, लाल और गुलाबी रोशनी हिमालय की दूर क्षितिज पर चमकती बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो पूरा आसमान एक जादुई जीवंत कैनवास में बदल जाता था। उन एकांत और शांत क्षणों में डीडी हवा के झोंकों को महसूस करते हुए सोचते कि क्या यह पहाड़ केवल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है या फिर इन विशाल चट्टानों और हसीन वादियों में रहने वाले लोगों के सीने में भी कोई गहरा दर्द, कोई अनकही दास्तान या कोई अधूरा ख्वाब छिपा है जिसे वे अपनी इस रोजमर्रा की कठोर जिंदगी के पीछे छिपाए रखते हैं। वे यहाँ सिर्फ चंद दिन बिताने या वक्त काटने नहीं आए थे, बल्कि अपनी नीरस होती जिंदगी में किसी सच्चे जुड़ाव, किसी भावनात्मक हलचल या किसी अनजाने जीवंत अनुभव की तलाश में थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द इस शांत, बर्फीली हवाओं वाले शहर की एक तंग और ढलानदार गली में उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो उनकी जिंदगी, उनके नजरिए और उनके सोचने के पूरे अंदाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और यहीं से अल्मोड़ा की इस शांत पृष्ठभूमि में एक ऐसी अनकही कहानी की नींव पड़ने वाली थी जिसकी कसक ताउम्र उनके दिल में बनी रहने वाली थी। अल्मोड़ा की ठंडक धीरे धीरे डीडी के रोंगटों में समाने लगी थी और यहाँ की रोजमर्रा की दिनचर्या अब उनके लिए जानी पहचानी होने लगी थी। सुबह सुबह दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें, पहाड़ों पर छटने वाला कोहरा और संकरी पथरीली गलियों में दूध व अखबार बेचने वालों की चहल पहल उनके दिन की शुरुआत बन चुकी थी। डीडी अब उस अजनबीपन को पीछे छोड़कर इस शहर की धड़कन को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे, लेकिन अभी तक उनका जीवन एक दर्शक की भांति चल रहा था। वे केवल देख रहे थे, सुन रहे थे और लिख रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि एक शाम उनकी यह शांत दिनचर्या पूरी तरह बदलने वाली है। वह एक ढलती हुई गुनगुनी दोपहर का वक्त था। डीडी अपने रिश्तेदार के घर के बाहरी आंगन में बैठे हुए एक पुरानी किताब के पन्नों में खोए हुए थे। धूप धीरे धीरे खिसक कर देवदार के ऊंचे पेड़ों के पीछे छिप रही थी और हल्की ठंडी हवा पत्तों को सरसरा रही थी। तभी अचानक आंगन के लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर एक तेज और खिलखिलाती हुई दस्तक हुई। आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे शांत बहती पहाड़ी नदी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। अरे ओ जी, जरा देखना, कौन आया है आपके लिए? दिल्ली से कोई साहिब बहादुर आए हैं क्या? एक तीखी, चंचल और लयात्मक कुमाऊनी हिंदी मिश्रित आवाज गूंजी। डीडी ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक दुबली पतली मध्यम कद की लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर बेबाक नटखट मुस्कान थी। उसने साधारण सा सूती कुर्ता और सलवार पहन रखा था। कंधे पर एक ढीला दुपट्टा ढुलक रहा था, लेकिन उसके हाव भाव में ऐसा गजब का आत्मविश्वास और चंचलता थी कि पूरे वातावरण की नीरसता पल भर में काफूर हो गई। वह बेबी थी अल्मोड़ा की उस संकरी गली की सबसे जीवंत, बेबाक और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की। बेबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे डीडी की ओर देखा। उसकी गहरी कजरारी आंखों में न तो कोई शहरी संकोच था और न ही किसी अजनबी का डर। वह सीधी डीडी के पास आई और अपनी कुमाऊनी शैली में थोड़ी सी शरारत और थोड़ा व्यंग्य घोलते हुए बोली, तो आप ही हैं दिल्ली वाले डीडी साहिब?
हम तो समझे थे कोई बड़ा साहब बहादुर आया होगा, गाउन हैट पहनकर। आप तो बिल्कुल हमारी तरह साधारण ही दिखते हैं। डीडी अचानक हुए इस हमले से थोड़े हक्के बक्के रह गए। दिल्ली के औपचारिक और नपे तुले माहौल में पली बढ़ी उनकी शख्सियत के लिए यह बेबाकी एकदम नई थी। वे संभलते हुए मुस्कुराए और बोले, जी मैं ही देवीदत्त हूं, लेकिन आपने जैसा सोचा था वैसा न होने के लिए माफी चाहता हूं। माफी किस बात की बाबूजी? बेबी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी, एकदम साफ और पारदर्शी। उसने पास रखी लकड़ी की पुरानी कुर्सी को थोड़ा खिसकाया और बिना किसी औपचारिकता के उस पर बैठ गई। हमारे ऑलमोड़ा में दिल्ली वालों का बड़ा रोब रहता है। लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, बस अंग्रेजी झाड़ते हैं। पर आप तो बड़े सीधे लग रहे हैं, या फिर सीधे होने का नाटक कर रहे हैं। डीडी उसकी इस बेबाक बयानबाजी पर मन ही मन चकित भी हुए और मुग्ध भी। बेबी की बातों में कुमाऊनी बोली का एक ऐसा अनूठा मिजाज था, जहां हर वाक्य में थोड़ा सा तंज, बहुत सारा हास्य और अंदर ही अंदर एक अजीब सी आत्मीयता छिपी होती थी। पहाड़ी समाज की लड़कियां आमतौर पर अजनबियों के सामने थोड़ी शर्मीली और संकोची देखी जाती थीं, लेकिन बेबी उन सब पैमानों से अलग थी। वह अपनी ही एक दुनिया में रहती थी, बेपरवाह, बिंदास और निडर। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, डीडी ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। और रही बात दिल्ली की, तो वहां रोब जमाने का वक्त किसके पास है? सब अपनी अपनी भागदौड़ में उलझे रहते हैं। यहां आकर लगा कि असली जिंदगी तो पहाड़ों में है। बेबी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा, वाह, 2 दिन पहाड़ों में क्या बिता लिए? आप तो दार्शनिक बन गए। जरा 2 महीने रहकर देखिए यहां की कड़ाके की ठंड में। जब नल में पानी जम जाता है और लकड़ियां ढोने में कमर टूट जाती है, तब पता चलेगा पहाड़ी जिंदगी का सुकून। बाहर से देखने में पहाड़ जितना सुंदर लगता है ना डीडी साहिब, अंदर से उतना ही कठोर होता है। उसकी इस बात में एक गहरा यथार्थ था। डीडी ने गौर किया कि बेबी सिर्फ चंचल ही नहीं थी, बल्कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और यथार्थवादी भी थी। उसके हंसी मजाक के पीछे एक ऐसी लड़की की झलक मिलती थी जो अपने आसपास के माहौल, समाज की कठिनाइयों और परंपराओं के बोझ को बहुत अच्छी तरह समझती थी। दोनों के बीच घंटों बातचीत का सिलसिला चलता रहा। बेबी ने डीडी को ऑलमोड़ा के किस्से सुनाए, किस तरह यहाँ के लोग हर छोटी बात पर तंज कसते हैं, कैसे बुढ़िया ताइयां गॉसिप करती हैं, और कैसे यहाँ की शादियों में गोट गोत्र का ऐसा गणित बिठाया जाता है जैसे कोई बड़ा वैज्ञानिक शोध हो। डीडी उसकी हर बात को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। बेबी के बोलने का तरीका इतना चित्रात्मक था कि हर किस्सा आंखों के सामने जीवंत हो उठता था। बातचीत के दौरान जब भी डीडी उसकी बात पर जोर से हंस पड़ते, तो बेबी एक पल के लिए रुकती, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती और फिर मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखती। उन क्षणों में उन दोनों के बीच एक अनकहा अदृश्य पुल बनने लगा था। डीडी, जो अब तक ऑलमोड़ा में खुद को एक बाहरी और अलग थलग व्यक्ति महसूस कर रहे थे, पहली बार किसी के साथ इतने सहज और जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। जब सूरज पूरी तरह डूब गया और पहाड़ों पर अंधेरे की चादर फिसलने लगी, तब बेबी अपनी जगह से उठी। उसने अपने दुपट्टे को सही किया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। ईजा, माँ राह देख रही होंगी। देर हुई तो पूरे मोहल्ले में डाका पड़ जाएगा कि बेबी दिल्ली वाले बाबू के साथ बैठकर गप्पें लड़ा रही थी। वह जाने के लिए मुड़ी, फिर अचानक रुककर पीछे मुड़कर देखी और शरारती लहजे में बोली, सुनो डीडी साहिब, कल शाम को अगर फुर्सत मिले तो उधर धार पर आना, वहां से ऑलमोड़ा का असली रूप दिखता है। पर हां, दिल्ली वाला रोब घर छोड़कर आना। इतना कहकर वह हल्की सी हंसी बिखेरती हुई ढलानदार रास्ते पर नीचे की ओर भाग गई। उसकी पायल की हल्की झंकार और हंसी की गूंज देर तक उस शांत शाम में तैरती रही। डीडी वहीं खड़े रहे, उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। उनके हाथ में रखी किताब अब बेमानी लग रही थी। दिल्ली के सारे विचार, शहर की सारी थकान और दिमाग का सारा तर्क वितर्क जैसे उस पहाड़ी लड़की की एक मुस्कान में बह गया था।
डीडी समझ चुके थे कि ऑलमोड़ा की इस वादी में अब उनका सफर महज एक पर्यटक का नहीं रहने वाला था। बेबी के रूप में एक ऐसा तूफान उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था जो उनके दिल के शांत समंदर में गहरी हलचल पैदा करने वाला था। बेबी के जाने के बाद भी उस शांत पहाड़ी आंगन में उसकी खिलखिलाती हंसी और पायल की छन छन की गूंज बहुत देर तक तैरती रही। डीडी काफी देर तक उसी जगह खड़े रहे जहां कुछ देर पहले बेबी बैठी हुई थी। ऑलमोड़ा की शाम अब धीरे धीरे अपने गहरे नीले और स्याह रंगों में ढल रही थी। हवा में ठंडक अचानक बढ़ गई थी, लेकिन डीडी के मन के अंदर एक अजीब सी गर्माहट और अजीब सा उत्साह भर चुका था। दिल्ली की बेजान, औपचारिक और मशीनी दुनिया में उन्होंने कभी किसी इंसान में इतनी बेबाकी, इतनी जीवंतता और इतनी पारदर्शिता नहीं देखी थी। बेबी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह पहाड़ों की उस ताजा, उन्मुक्त हवा की तरह थी जो बंद खिड़कियों को एक ही झटके में खोल देती है। अगले दिन सुबह से ही डीडी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वे कमरे में चहलकदमी करते, कभी कोई किताब उठाकर पन्ने पलटते तो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर फैली गहरी घाटियों को निहारने लगते। उनका ध्यान बार बार बेबी के उन आखिरी शब्दों पर जा अटकता था, कल शाम को अगर फुर्सत मिले तो उधर धार पर आना। उस शाम का इंतजार डीडी के लिए वक्त की सबसे धीमी और कठिन परीक्षा बन गया था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और दोपहर की गुनगुनी धूप पहाड़ों की ओट में खिसकने लगी, डीडी ने खुद को तैयार किया और ऑलमोड़ा की ऊपरी पहाड़ी की ओर जाने वाली उस ढलानदार पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए, जिसे स्थानीय लोग धार कहते थे। धार पर पहुंचते ही डीडी की आंखें थम सी गईं। वह स्थान ऑलमोड़ा शहर के उच्चतम बिंदुओं में से एक था, जहां से एक तरफ फैली गहरी हरी भरी घाटियां और दूसरी तरफ बर्फ से ढकी विशाल हिमालय की श्वेत चोटियां साफ दिखाई देती थीं। शाम का सूरज डूबने को था और उसकी अंतिम लाल, नारंगी और सुनहरी किरणें बर्फाच्छादित शिखरों पर पड़कर ऐसा अद्भुत दृश्य रच रही थीं, मानो प्रकृति ने स्वयं कोई जादुई कैनवास सजा दिया हो। और उसी कुदरती खूबसूरती के बीच एक बड़ी सी सपाट चट्टान पर बैठी हुई थी बेबी। उसने आज एक हल्के नीले रंग का पारंपरिक कुर्ता पहना हुआ था और उसके बाल हवा के झोंकों के साथ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह दूर क्षितिज को निहार रही थी और उसके चेहरे पर वही बेबाक, बेपरवाह मुस्कान तैर रही थी। आखिर आ ही गए दिल्ली के बाबू। हमें लगा कि शायद शहर का कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। बेबी ने बिना पीछे मुड़े केवल कदमों की आहट सुनकर कहा। उसकी आवाज में वही चिरपरिचित शरारत थी। डीडी मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचे और पास ही रखी एक ठंडी चट्टान पर बैठ गए। मैंने तो कल ही कहा था कि यहां आकर लगा कि असली जिंदगी क्या होती है। फिर ऐसे खूबसूरत आमंत्रण को ठुकराने का सवाल ही कहां उठता था। बेबी ने घूमकर डीडी को देखा। उसकी गहरी कजरारी आंखों में शाम की ढलती रोशनी का प्रतिबिंब चमक रहा था। आप दिल्ली वाले लोग ना बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। यह जो खूबसूरती आपको दिख रही है ना, यह हिमालय, यह डूबता सूरज, यह ठंडी हवा, यह हमारे लिए सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पर इस सुंदरता के पीछे एक उदासी भी छिपी होती है जो आप जैसे सैलानियों को शायद कभी नहीं दिखेगी। डीडी उसकी बात सुनकर चुप रह गए। वे उसकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे। उदासी? इतनी हसीन वादियों में उदासी कैसी बेबी? बेबी ने एक गहरा सांस लिया और दूर घाटियों में बसे छोटे छोटे गांवों की ओर इशारा करते हुए बोली, पहाड़ जितना ऊंचा और सुंदर होता है, यहाँ का जीवन उतना ही कठिन और सीमित होता है। यहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं, अवसर रुक जाते हैं और इंसान परंपराओं, बंदिशों और सामाजिक दायरों के भीतर ही सिमटकर रह जाता है। यहाँ का युवा शहर भागना चाहता है और जो रह जाता है वह अपनी किस्मत को मानकर चुपचाप जीने लगता है। हम पहाड़ के लोग हंसते बहुत हैं डीडी साहिब, क्योंकि अगर हंसेंगे नहीं तो इस सन्नाटे का बोझ सहन करना मुश्किल हो जाएगा। बेबी के इन शब्दों ने डीडी के दिल को भीतर तक छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ चंचल और शर्मीली नहीं है, बल्कि उसके भीतर जीवन की एक बहुत ही सूक्ष्म और विचारशील समझ मौजूद है। उसके खिलखिलाते चेहरे के पीछे एक गहराई थी जो उसे अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई
और आसमान में सितारे टिमटिमाने लगे, उन दोनों के बीच का संकोच और अजनबीपन पूरी तरह से पिघल कर बह गया। दोनों के बीच बातचीत का ऐसा अनवरत सिलसिला शुरू हुआ जो समय की सीमा को लांघ चुका था। डीडी ने अपने जीवन, दिल्ली की बेजान जिंदगी, अपने सपनों और अपनी तन्हाइयों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वे हमेशा एक सच्चे संबंध और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में रहे हैं। वहीं बेबी ने अपने बचपन, अल्मोड़ा के रीति रिवाजों, अपनी छोटी छोटी खुशियों और अपने परिवार के कड़े अनुशासन के किस्से सुनाए। उसने कुमाऊनी भाषा के कई अनूठे मुहावरे और शब्द डीडी को सिखाए, जिनका मतलब बताते हुए वह बार बार हंस पड़ती थी। जब भी वह हंसती, उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे और उसकी आंखों की चमक डीडी के दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाती थी। तुम्हें पता है बेबी, डीडी ने ठंडी हवा का एक झोंका सहलाते हुए कहा, मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों से बात की है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया यह वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस करा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। बेबी ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीची कर लीं। उसके चेहरे पर फैली हमेशा की चंचलता पल भर के लिए थमी और एक अनजानी सी झिझक ने उसकी जगह ले ली। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर पड़ी छोटी, कौन सी सूखी पत्तियों को समेटते हुए कहा, ऐसी बातें मत किया करो डीडी साहिब। पहाड़ के मौसम और यहाँ के लोगों के दिल का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ चीजें जितनी जल्दी करीब आती हैं, उतनी ही जल्दी दूर भी चली जाती हैं। उसके इस कथन में एक अनजाना सा डर, एक चेतावनी और एक गहरी संवेदना छिपी हुई थी। डीडी समझ गए कि बेबी अपनी भावनाओं को उजागर करने से डर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके बीच का यह जुड़ाव सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के बीच का आकर्षण अब किसी भी नियंत्रण से परे हो चुका था। रात का अंधेरा गहरा चुका था और दूर घाटियों में बने घरों की खिड़कियों से छोटी छोटी पीली रोशनियां टिमटिमाने लगी थीं, मानो जमीन पर ही सितारे उतर आए हों। हवा अब और अधिक बर्फीली हो चली थी। अब चलना चाहिए, बेबी ने अपनी चादर को कसकर ओढ़ते हुए कहा। देर हुई तो घर पर सब पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ थी। वे दोनों धीरे धीरे ढलान से नीचे उतरने लगे। रास्ते भर दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और अर्थपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। एक ऐसा सन्नाटा जिसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे के पास चलते हुए भी अपनी सोच में खोए हुए थे, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़क रही थीं। उस रात जब डीडी अपने कमरे में लौटे तो खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखते हुए उन्हें पहली बार इस बात का स्पष्ट एहसास हुआ कि वे केवल अल्मोड़ा घूमने नहीं आए थे। वे बेबी के प्यार में पड़ चुके थे। एक ऐसा प्रेम जो जितना निश्चल और सुंदर था, उतना ही अनिश्चितताओं और सामाजिक बेड़ियों से घिरा हुआ था। अल्मोड़ा की बर्फीली हवाओं और पहाड़ों की इस गोद में उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और दर्द भरे अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। धारा पर गुजारी उस खूबसूरत शाम के बाद डीडी और बेबी के रिश्तों में एक अनोखा बदलाव आ गया था। अब उनके बीच की मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं थीं, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे। अल्मोड़ा की संकरी पथरीली गलियां, लाला बाजार की पुरानी दुकानें, नंदा देवी मंदिर का शांत प्रांगण और चीड़ के घने जंगलों से गुजरती पगडंडियां, ये सभी उनकी अनकही मुलाकातों के साक्षी बनने लगे थे। अल्मोड़ा में दिन ढलने के साथ ही हवा में एक अलग ही सिहरन भर जाती थी, लेकिन डीडी और बेबी के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट तैर रही थी। वे घंटों साथ टहलते, बातें करते और मुस्कुराते। कभी बेबी अपनी पसंदीदा कुमाऊनी कविताओं की पंक्तियां सुनाती, तो कभी डीडी उसे दिल्ली की विशाल इमारतों, थिएटर और किताबों की दुनिया की कहानियों में खो देते। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। फिर भी जब वे साथ होते तो दोनों की दुनिया सिमटकर केवल उन दोनों तक ही सीमित हो जाती थी। लेकिन इस गहरी आत्मीयता और खींचतान के बीच एक चीज थी जो लगातार उनके बीच अदृश्य रूप से मौजूद थी। वह थी कसब। कुमाऊनी भाषा में कसब का मतलब केवल एक शब्द नहीं था, यह एक मानसिक स्थिति थी, एक ऐसी भावना जो असमंजस, झिझक, क्या पता और एक अनकही कसक के बीच झूलती रहती थी। डीडी और बेबी दोनों ही इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे थे कि वे एक
दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हैं। हर बार जब उनकी नजरें मिलतीं तो आंखों में उमड़ता हुआ अनहद प्रेम साफ झलकता था। जब बेबी हौंसते हौंसते रुककर डीडी की ओर देखती तो ऐसा लगता मानो वह सब कुछ कह देना चाहती है, और जब डीडी उसके चेहरे पर बिखरी लटों को निहारते तो उनका मन करता कि वे बेबी का हाथ थामकर कह दें कि वे उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दोपहर जब आसमान में हल्के हल्के सफेद बादल तैर रहे थे, दोनों शहर से थोड़ी दूर एक पुराने देवदार के पेड़ की छांव में बैठे थे। नीचे पूरी घाटी फैली हुई थी और हवा में देवदार की पत्तियों की भीनी भीनी महक रची बसी थी। बेबी अपनी उंगलियों से जमीन पर पड़ी सूखी घास को बीन रही थी और डीडी उसके पास ही बैठे एक छोटी सी लकड़ी से जमीन पर कुछ उकेर रहे थे। काफी देर के सन्नाटे के बाद डीडी ने चुप्पी तोड़ी। बेबी, तुम जब भी मुझे देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर फिर अचानक रुक जाती हो। ऐसा क्यों? बेबी के हाथ थमे। उसने अपना सिर उठाया और डीडी की आंखों में झांका। उसकी कजरारी आंखों में हमेशा खिलखिलाने वाली शरारत की जगह आज एक गहरा सन्नाटा और उदासी छिपी थी। उसने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कहने को तो बहुत कुछ होता है डीडी साहिब, पर कुछ बातें कह देने से चीजें आसान नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती हैं। चीजें उलझ क्यों जाएंगी? डीडी ने थोड़ा करीब आते हुए पूछा। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, तो फिर कहने में झिझक कैसी? बेबी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और दूर क्षितिज पर चमकती बर्फीली चोटियों को देखने लगी। आप दिल्ली के रहने वाले हैं डीडी साहिब। आपकी दुनिया में बातें कहना, इज़हार करना और फिर अपने फैसले खुद लेना बहुत आसान होता है, पर हमारी इस पहाड़ी दुनिया में भावनाओं से ज्यादा भारी समाज का बोझ होता है। यहाँ दो दिलों का मिलना इतना सीधा नहीं होता। यहाँ जात, गोत्र, खानदान की इज्जत और पुरानी रवायतें बीच में आ जाती हैं। वह थोड़ा रुकी और फिर धीमी, भारी आवाज में बोली, अगर मैंने अपनी जुबान से वह कह दिया जो मेरे दिल में है, तो फिर यह महज एक ख्वाब नहीं रह जाएगा, यह एक जिद बन जाएगा। और मैं जानती हूं कि इस जिद का अंजाम क्या होगा। इसलिए कभी कभी न कहना ही सबसे बड़ा सच होता है। डीडी उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वे बेबी की परिपक्वता और उसके भीतर उमड़ते हुए दर्द को महसूस कर सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बेबी का संकोच उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी समझदारी थी। वह जानती थी कि उनकी प्रेम कहानी के रास्ते में कितनी जटिल चुनौतियां थीं। फिर भी डीडी का प्रेमी मन इस यथार्थ को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वे चाहते थे कि बेबी बस एक बार अपने मुंह से कहे कि वह उनसे प्यार करती है, ताकि वे पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत जुटा सकें। लेकिन क्या हम सिर्फ डर के साए में जीते रहेंगे? डीडी ने बेहद कोमलता से कहा। अगर हम अपने सच को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो यह कसक, यह अधूरापन हमें ताउम्र सालता रहेगा। क्या तुम इस कसक के साथ जी सकती हो? बेबी ने पलटकर डीडी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की एक पतली परत तैर रही थी, जो धूप में मोतियों की तरह चमक रही थी। यह कसपा ही तो हमारी किस्मत है डीडी साहिब। जब तक हम कुछ नहीं कहते, तब तक यह खूबसूरत है, एक मीठे ख्वाब की तरह। जिस दिन हमने इसे हकीकत का नाम दे दिया, उस दिन समाज के नियम इसे तोड़कर बिखेर देंगे। क्या आप उस बिखराव को बर्दाश्त कर पाएंगे? उस क्षण वातावरण में ऐसा भारीपन आ गया कि दोनों के पास शब्द कम पड़ गए। हवा में चीड़ के पेड़ों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की कूक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। डीडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेबी की हथेली पर रख दिया। बेबी ने अपना हाथ हटाया नहीं। उसने अपनी उंगलियों से डीडी की हथेली को धीरे से भींचा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें बिना बोले ही सब कुछ कह दिया गया था। वह कोई औपचारिक इजहार नहीं था, पर वह दुनिया के किसी भी प्रेम प्रस्ताव से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। दोनों चुपचाप बैठकर ढलती हुई शाम को देखते रहे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे जानते थे कि यह खामोशी, यह अनकहा एहसास ही उनके प्रेम का सबसे पवित्र रूप था। वे एक
दूसरे के बेहद करीब होकर भी अपने अपने अंदेशों और बंधनों के बीच दूर खड़े थे। अल्मोड़ा की उस ठंडी हवा में कसब का एहसास अब और गहरा हो गया था। प्रेम का यह अनकहा रूप जितना मखमली और रूमानी था, उतना ही अंदर से एक टीस पैदा करने वाला था। दोनों समझ चुके थे कि उनके दिलों के बीच जो तार जुड़ चुके हैं, उन्हें तोड़ना अब नामुमकिन है, लेकिन इस प्रेम को मंजिल तक पहुंचाना पहाड़ की सीधी चढ़ाई से भी ज्यादा कठिन और दुर्गम होने वाला था। अनकहे प्रेम और कसब की मखमली धुंध के बीच अब अल्मोड़ा की फिजाओं में कठोर सामाजिक यथार्थ का जहर घुलने लगा था। जो दुनिया अब तक डीडी और बेबी को एक खूबसूरत ख्वाब जैसी लग रही थी, उस पर अचानक कुमाऊनी समाज की सदियों पुरानी परंपराओं, पारिवारिक मर्यादाओं और कठोर जातिगत व्यवस्था का साया गहराने लगा। अल्मोड़ा का पारंपरिक कुमाऊनी समाज बाहर से जितना शांत और आत्मीय दिखता था, अंदर से आचार, विचार, खानदानी कुलीनता और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर उतना ही सख्त और अनुदार था। यहाँ हर घर की दीवारें अदृश्य कानों से लैस थीं और हर गली में सामाजिक पहरेदार तैनात थे। जब दो लोग, विशेषकर एक दिल्ली का आधुनिक विचारों वाला युवक और अल्मोड़ा के एक पदीली सारेकारे प्रतिष्ठित पारंपरिक परिवार की लड़की साथ दिखने लगे, तो शहर के थड़ों और लाला बाजार की चौपालों पर फुसफुसाहटें शुरू होना स्वाभाविक ही था। एक दिन जब डीडी सुबह अपने रिश्तेदार के घर के बाहरी दालान में बैठे थे, उन्होंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बर्ताव में एक अजीब सी तलखी और खिंचाव आ गया है। बात में मिलने वाली गर्मजोशी की जगह अब एक ठंडी और औपचारिक दूरी ने ले ली थी। चाय की चुस्कियों के बीच घर के सबसे बुजुर्ग ताऊजी ने बेहद गंभीर और कड़े लहजे में कहा, देवी दत्त, दिल्ली का जीवन अलग होता है बेटा, वहां किसी को किसी के आचार विचार से मतलब नहीं होता, पर यह अल्मोड़ा है। यहाँ खानदान की इज्जत और गोत्र की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारी रवायत में यह कतई गवारा नहीं किया जाता कि हमारे घर के बच्चे बिना किसी रिश्ते के किसी के साथ यूं गलियों और धारों में घूमें। ताऊजी के इस सीधे और तीखे हमले ने डीडी को भीतर तक हिलाकर रख दिया। वे कुछ बोलना चाहते थे, अपनी सफाई देना चाहते थे, लेकिन ताऊजी ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। हम कुमाऊनी ब्राह्मण अपनी परंपराओं से बंधे हैं। रिश्ते हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों की सहमति, गोत्र के मिलान और खानदान की प्रतिष्ठा देखकर तय होते हैं, राह चलते नहीं। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर ऐसी बातें आगे बढ़ीं। यह केवल डीडी के घर का हाल नहीं था, बेबी के घर में तो स्थिति और भी अधिक तनावपूर्ण हो चुकी थी। बेबी के परिवार में भी इस बात की भनक लग चुकी थी। जिस घर में बेबी की खिलखिलाहट से हर कोना चहकता था, वहां अब एक भारी और दमघोंटू सन्नाटा पसर गया था। बेबी की मां ईजा ने उसे साफ साफ हिदायत दे दी थी कि उसका इस तरह एक बाहरी और दिल्ली वाले लड़के के साथ दिखना परिवार के नाम पर कलंक लगा सकता है। उसके पिता, जो परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं के कड़े पैरोकार थे, उन्होंने बेबी का बाहर निकलना बेहद सीमित कर दिया था। अगली शाम बहुत मुश्किल से जब बेबी को थोड़ी देर के लिए पानी भरने के बहाने बाहर आने का मौका मिला, तो वह पुराने नंदा देवी मंदिर के पीछे बने एक एकांत कोने में डीडी से मिली। डीडी ने जब उसे देखा तो उनका दिल बैठ गया। बेबी के चेहरे की वह बेबाक और चंचल मुस्कान पूरी तरह गायब थी। उसकी आंखें लाल थीं, जो इस बात की गवाही दे रही थीं कि वह रात भर रोती रही है। उसके हाव भाव में एक अजीब सी लाचारी और हताशा थी। बेबी, क्या हुआ री कर, पर सब ठीक तो है? डीडी ने उसके करीब जाकर घबराए हुए लहजे में पूछा। बेबी ने चारों तरफ सहमी हुई नजरों से देखा, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा जाने वाला हो। उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, सब खत्म हो रहा है डीडी साहिब। जैसा मैंने डरा था वही हो रहा है। हमारे बारे में पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी हैं। ईजा बहुत रो रही हैं और पिताजी ने साफ कह दिया है कि अगर मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वे समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? डीडी ने आक्रोशित होकर कहा। क्या दो इंसानों का एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को चाहना गुनाह है? यह कैसा समाज है जो प्यार से ज्यादा अपनी झूठी आचार संहिता और रूढ़ियों को तरजीह देता है? यह हमारी हकीकत है डीडी साहिब, बेबी ने बिलखते हुए कहा।
उसकी आवाज में गहरा दर्द छलक पड़ा। आपके लिए यह एक सामाजिक बुराई हो सकती है जिससे आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मेरा परिवार है, मेरा वजूद है। मैं अपने पिता का सिर समाज में नीचा नहीं कर सकती। यहां लड़कियां अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करती। यहां रिश्ते हमारी पसंद से नहीं। डीडी ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन बेबी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस छोटे से इनकार में एक विशाल सामाजिक खाई छिपी हुई थी। क्या हम इस समाज के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? डीडी ने बेबसी से पूछा। तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। वहां इस तरह की संकीर्ण मानसिकता नहीं है। वहां हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। बेबी ने अपनी नम आंखों से डीडी की ओर देखा। उसकी नजरों में प्यार तो अपार था, लेकिन साथ ही एक अटूट पहाड़ी मर्यादा भी थी। उसने अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाया। भाग जाना या अपनों का दिल दुखाकर खुशी तलाशना बहुत आसान होता है डीडी साहिब, पर वह खुशी ताउम्र एक गुनाह का एहसास बनकर डराती रहेगी। मैं अपने परिवार की इज्जत की बलि देकर आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी, और जो लड़की खुद अपनी नजरों में गिर जाए वह आपको कभी खुश नहीं रख पाएगी। बेबी की इस बात ने डीडी को अंदर तक झकझोर दिया। वे समझ गए कि कुमाऊनी समाज की इन अदृश्य बेड़ियों ने बेबी के पैरों को पूरी तरह जकड़ लिया था। वह डीडी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन वह अपने संस्कारों और पारिवारिक दायित्वों की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं थी। उसके भीतर का संघर्ष बेहद भयानक था। एक तरफ उसका अनकहा प्रेम था, तो दूसरी तरफ उसकी पूरी दुनिया और उसके पिता का स्वाभिमान। सूरज ढलने लगा था और मंदिर के घंटे बजने लगे थे। शाम की आरती की धुन में एक अजीब सी करुणा और विछोह की सरसराहट थी। हवा में बर्फानी ठंडक और बढ़ गई थी, जो अब सीधे दिलों को चीर रही थी। मुझे अब जाना होगा, बेबी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अब हमारा इस तरह रोज मिलना मुमकिन नहीं होगा। अगर हम फिर मिले भी तो दुनिया की नजरों से बचकर ही मिल पाएंगे। वह जाने के लिए मुड़ी, फिर एक पल के लिए रुकी और डीडी की ओर देखकर बेहद भर्राए हुए गले से बोली, डीडी साहिब, पहाड़ अपनी जगह से कभी नहीं हिलते, चाहे जितनी बर्फ पड़े या तूफान आए। मुझे भी इसी पहाड़ की तरह अपनी किस्मत के साथ टिके रहना होगा। आप दिल्ली के हैं, आप बहती नदी की तरह हैं, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना कहकर वह तेज कदमों से संकरी गली के अंधेरे में ओझल हो गई। डीडी वहीं मंदिर के विशाल पत्थरों के सहारे खड़े रहे। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे, लेकिन डीडी की दुनिया में गहरा अंधेरा छा चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि समाज की मर्यादाओं और रूढ़ियों की यह दीवार इतनी ऊंची और मजबूत थी कि उनका मासूम निश्चल प्रेम इससे टकराकर लहूलुहान होने लगा था। कस्ब का जो दौर अब तक केवल भावनाओं का खेल लग रहा था, वह अब एक भयानक और निष्ठुर यथार्थ बनकर उनके सामने खड़ा था। अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर कोहरा अब और घना होने लगा था, मानो प्रकृति भी शहर के भीतर फैलती जा रही उदासी को अपने सफेद आंचल में छिपा लेना चाहती हो। नंदा देवी मंदिर के पीछे हुई उस आखिरी मुलाकात के बाद डीडी और बेबी के बीच का फासला अचानक मीलों में बदल गया था। शहर की फुसफुसाहटों और पारिवारिक पहरों ने उनके बीच एक अदृश्य लेकिन दुर्गम दीवार खड़ी कर दी थी। अब वे न तो पहले की तरह धार पर बैठ सकते थे और न ही लाला बाजार की संकरी गलियों में बेफिक्र होकर टहल सकते थे। डीडी के अल्मोड़ा प्रवास का समय भी अब खत्म होने को था। जिस दिल्ली से भागकर वे सुकून की तलाश में पहाड़ों की ओर आए थे, उसी दिल्ली वापस लौटने की तारीख अब उनके सिर पर मंडराने लगी थी। डीडी के लिए यह वापसी केवल एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा के एक हिस्से को वहीं छोड़कर खाली हाथ लौट जाने जैसा था। वे अपने कमरे में पड़े अटैची में कपड़े सहेजते तो उनका मन भारी हो जाता। हर एक वस्तु, यहां तक कि कमरे की खिड़की से दिखने वाला चीड़ का पेड़ भी उन्हें बेबी की याद दिलाता था। विछोह की यह आहट पूरे माहौल में तैर रही थी। डीडी जानते थे कि जाने से पहले एक आखिरी बार बेबी को देखना, उससे 2 बातें करना कितना जरूरी था। पर सवाल यह था कि इस कड़े पहरे में यह कैसे मुमकिन हो। अल्मोड़ा छोड़ने से ठीक एक दिन पहले की शाम डीडी ने एक दुस्साहस भरा फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी हिचकिचाहट को दरकिनार किया और सीधे उस पगडंडी की ओर बढ़ गए जो बेबी के घर की ओर जाती थी। शाम का धुंधलका गहरा रहा था और ठंड हवा के हर झोंके के साथ
जिस्म में सुइयां सी चुभ हो रही थी। डीडी जानते थे कि सीधे उसके घर जाना सामाजिक मर्यादाओं के लिहाज से आत्मघाती हो सकता था, लेकिन विछोह की तड़प के आगे सारे तर्क बेमानी हो चुके थे। सौभाग्य से जब डीडी बेबी के घर के पास बने पुराने जल स्रोत नौले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेबी हाथ में तांबे की गागर लिए अकेली पानी भरने आई थी। उसके साथ न उसकी कोई सहेली थी और न ही घर का कोई सदस्य। डीडी को देखकर बेबी के हाथ में थमी गागर हल्की सी छनछनाई। उसकी आंखों में अचानक कौतुक, डर और बेपनाह मोहब्बत का एक तूफान सा उमड़ आया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं डीडी साहिब? बेबी ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। डीडी ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे की ओर देखा। कुछ ही दिनों के फासले ने बेबी के रंग रूप को जैसे बदल दिया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए थे और उसके गालों की वह पहाड़ी लाली कुछ फीकी पड़ गई थी। मैं कल सुबह की बस से दिल्ली वापस जा रहा हूं बेबी, डीडी ने रुंधे हुए गले से कहा। उनकी आवाज में विछोह का दर्द साफ झलक रहा था। मैं बिना तुमसे मिले, बिना तुम्हें देखे कैसे चला जाता? दिल्ली वापसी शब्द सुनते ही बेबी जैसे जड़ हो गई। यद्यपि वह जानती थी कि डीडी को एक न एक दिन जाना ही है, लेकिन जब वह पल बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ तो उसका कलेजा कांप उठा। तांबे की गागर उसके हाथ से छूटते छूटते बची। उसने अपनी कजरारी आंखों से डीडी को देखा और उसकी आंखों में जमा आंसू पलक झपकते ही उसकी गालों पर ढुलक आए। कल चले जाएंगे आप? बेबी की आवाज इतनी धीमी थी कि हवा की सरसराहट में मुश्किल से सुनाई दी। हाँ बेबी, मुझे जाना ही होगा। यहां ठहरने का अब कोई बहाना नहीं बचा, डीडी ने बेबसी से कहा। पर मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरा मन यहीं अटका हुआ है। क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही अलग हो जाएंगे? क्या हमारे इस प्रेम का कोई वजूद नहीं रहेगा? बेबी ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश भी नहीं की। वह चुपचाप नौले के ठंडे पानी को बहते हुए देखने लगी। पानी की धार पथरीले कुंड में गिरकर एक शांत संगीत रच रही थी, जो इस विछोह के पल को और भी कारुणिक बना रहा था। डीडी साहिब, बेबी ने अपनी भर्राई हुई आवाज को थोड़ा संभालते हुए कहा। पहाड़ से जब नदियां निकलती हैं तो वे मैदानों की ओर बह जाती हैं। नदी का काम बहना है और पहाड़ का काम अपनी जगह टिके रहना। आप उस बहती नदी की तरह हैं जो शहर की विशाल दुनिया में लौट जाएगी, और मैं इस पहाड़ की मिट्टी हूं जो यहीं दबी रह जाएगी। लेकिन तुम मेरे साथ चल सकती हो। डीडी ने एक आखिरी बार गुहार लगाई। हम दुनिया से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हैं। बेबी ने बेहद करुणा और आत्मीयता से डीडी की ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं डीडी साहिब, अपनों की खुशियों को रौंदकर बनाई गई दुनिया कभी आबाद नहीं होती। अगर मैं आपके साथ चली भी गई तो मेरा आधा मन यहीं अपने पिता की झुकी हुई गर्दन और मां के आंसुओं में उलझा रहेगा, और जो आधी अधूरी लड़की आपके साथ जाएगी वह आपको कभी पूरा प्यार नहीं दे पाएगी। उसकी इस बात के आगे डीडी के पास कोई तर्क नहीं बचा था। बेबी का प्रेम स्वार्थ से परे था। वह त्याग और पारिवारिक उत्तरदायित्व की अग्नि में तपकर और भी निखर चुका था। क्या तुम मुझे याद रखोगी? डीडी ने बेहद मासूमियत से पूछा। बेबी के चेहरे पर एक दर्द भरी, बेहद खूबसूरत मुस्कान उभरी। याद उन्हें रखा जाता है डीडी साहिब, जिन्हें इंसान भूल सकता हो। आप तो मेरी सांसों में, ऑलमोड़ा की इस ठंडी हवा में और इस कसब में हमेशा के लिए बस गए हैं। जब जब इस पहाड़ पर कोहरा छाएगा, जब जब चीड़ के पेड़ सरसराएंगे, तब मुझे लगेगा कि आप यहीं कहीं मेरे पास खड़े हैं। उसने अपनी उंगलियों से अपने कुर्ते के कोने में बंधा हुआ एक छोटा सा सुखाया हुआ पहाड़ी फूल निकाला। एक छोटा सा बुरांश का सूखा पत्ता और फूल जिसे उसने सहेज कर रखा था। उसने वह सूखा फूल डीडी की हथेली पर रख दिया। यह ऑलमोड़ा की याद है। जब भी दिल्ली के शोर में आपका दम घुटे, इसे देख लेना। डीडी ने उस सूखे फूल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना एक शब्द बोले, बिना एक दूसरे को छुए। उस सन्नाटे में सदियों का दर्द, अनगिनत अनकही बातें और एक अटूट भावनात्मक जुड़ाव तैर रहा था। अब जाइए, बेबी ने आंखें मूंद कर कहा।
अगर आप और रुकेंगे तो मेरे पांव डगमगा जाएंगे। डीडी भारी कदमों से पीछे हटे। वे बार बार मुड़कर देखते रहे। बेबी नौले के पास खड़ी तांबे की गागर थामे अंधेरे में विलीन होती आकृति जैसी दिख रही थी। अगली सुबह जब ऑलमोड़ा पर भोर की पहली किरण भी ठीक से नहीं पड़ी थी और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, डीडी बस स्टेशन पर खड़े थे। बस का इंजन भारी आवाज के साथ चालू हुआ। डीडी ने अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठकर आखिरी बार ऑलमोड़ा की पहाड़ियों को देखा। जैसे ही बस ने ढलान से नीचे उतरना शुरू किया, डीडी को लगा कि उनके सीने में कुछ टूटकर बिखर गया है। शहर पीछे छूट रहा था, वादियां दूर हो रही थीं, लेकिन उनके हाथ की मुट्ठी में बंद वह सूखा हुआ बुरांश का फूल और उनके दिल में जलती हुई विछोह की आग हमेशा के लिए उनके साथ चल पड़ी थी। दिल्ली की सड़कें उसी तरह भागदौड़ से भरी थीं। हवा में वही मशीनी धुंध और गाड़ियों का अंतहीन शोर था, लेकिन डीडी के लिए यह शहर अब पूरी तरह बदल चुका था। ऑलमोड़ा से वापस लौटे उन्हें कई हफ्ते बीत चुके थे, पर उनका मन और आत्मा अभी भी उसी बर्फीली हवा, चीड़ के जंगलों और धार पर बैठी बेबी के पास ही अटकी हुई थी। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों और औपचारिक मुलाकातों के बीच डीडी खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करते थे। जब भी वे अपने कमरे की मेज पर बैठकर लिखने की कोशिश करते, उनकी नजरें जेब में रखे उस सूखे हुए बुरांश के फूल पर जा टिकतीं और वे यादों के उस भंवर में डूब जाते जहां से निकलना नामुमकिन था। उस दौर में दूरियों को नापने और दिलों को जोड़ने का एकमात्र जरिया डाक से आने वाले कागज के वे टुकड़े यानी पत्र ही हुआ करते थे। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद डीडी ने पहला खत लिखा। उस खत में उन्होंने ऑलमोड़ा से बिछड़ने का दर्द, दिल्ली के खोखलेपन और बेबी के बिना अपनी अधूरी जिंदगी का हाल दिल खोल कर रख दिया था। उन्होंने लिखा था कि कैसे हर ढलती शाम उन्हें ऑलमोड़ा की धार की याद दिलाती है और कैसे वे बेबी की उस खिलखिलाती हंसी को सुनने के लिए तरस रहे हैं। खत को पोस्ट बॉक्स में डालते वक्त डीडी की धड़कनें तेज थीं। क्या यह खत सही सलामत बेबी तक पहुंच पाएगा? क्या कोई घर वाला इसे बीच में ही पकड़ तो नहीं लेगा? कई दिनों के बेताब इंतजार के बाद आखिरकार एक सुबह डाकिया उनके लिए एक पीला लिफाफा लेकर आया। लिफाफे पर नीली स्याही से बेबी का नाम और उसका चिरपरिचित थोड़ा तिरछा लिखावट दर्ज था। डीडी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र से मानो ऑलमोड़ा की वही ठंडी हवा और पहाड़ी मिट्टी की सौंधी महक निकलकर सीधे कमरे में फैल गई। बेबी ने लिखा था, डीडी साहिब, आपका खत मिला। लगा जैसे बंद कमरे में अचानक खिड़की खुल गई हो और बाहर का साफ आसमां दिखने लगा हो। आप पूछते हैं कि मैं कैसी हूं। मैं बिल्कुल वैसी ही हूं जैसी आप मुझे छोड़ गए थे। पहाड़ की तरह अपनी जगह थमी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलती हुई। आपके जाने के बाद ऑलमोड़ा बहुत सूना हो गया है। मैं अब धार पर अकेले नहीं जाती क्योंकि वहां का सन्नाटा मुझे काटने दौड़ता है। ईजा और पिताजी की नजरें अब भी मुझ पर टिकी रहती हैं, पर वे मेरे दिल के अंदर फैले इस सन्नाटे को नहीं देख पाते। पत्र के आगे के पन्नों में बेबी ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से लिखे थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपी विछोह की गहरी टीस साफ झलक रही थी। उसने लिखा कि कैसे वह छिप छिप कर डाकिये का इंतजार करती थी और कैसे खत मिलने के बाद उसे तकिए के नीचे छुपाकर रात रात भर बार बार पढ़ती थी। इस तरह दिल्ली और ऑलमोड़ा के बीच पत्रों का एक गुप्त और पावन सिलसिला शुरू हो गया। लिफाफों का यह लेन देन केवल दो इंसानों के बीच का पत्राचार नहीं था, बल्कि दो तड़पते हुए दिलों के बीच की सांसें बन गया था। डीडी अपने हर खत में दिल्ली की जिंदगी, अपनी नई कहानियों और अपने अकेलेपन का जिक्र करते। वे लिखते कि कैसे शहर के लोग इतनी भीड़ में भी अकेले हैं, जबकि ऑलमोड़ा का वह छोटा सा समाज दूर होकर भी उनके भीतर पूरी तरह बसा हुआ है। वे बार बार बेबी से कहते कि वे उससे मिलने दोबारा ऑलमोड़ा आएंगे या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे दोनों हमेशा के लिए एक हो सकें। लेकिन बेबी के जवाबों में हमेशा प्यार के साथ साथ यथार्थ की एक कड़वी परत भी मौजूद होती थी। वह लिखती, डीडी साहिब, खतों में दुनिया बसाना बहुत खूबसूरत होता है। जब मैं आपका खत पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपके पास दिल्ली में खड़ी हूं, लेकिन जैसे ही खत खत्म होता है, सामने ऑलमोड़ा की वही कठोर चट्टानें और घर की बंदिशें खड़ी मिलती हैं। आप दोबारा आने की बात मत कीजिए।
आपका यहाँ आना मेरे लिए खुशियों से ज्यादा नए तूफान लेकर आएगा। हमारे इस प्रेम का मुकद्दर शायद मिलना नहीं, बल्कि इस कसब को ताउम्र अपने सीने में संजो कर रखना ही है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, पत्रों की यह डोर और मजबूत होती गई, लेकिन साथ ही दूरियों का दर्द भी और गहरा होता गया। डीडी जानते थे कि यह पत्राचार उस आग पर महज कुछ छींटे मारने जैसा था जो दोनों के दिलों में जल रही थी। कागज पर उकेरे गए शब्द कभी उस भौतिक उपस्थिति, उस स्पर्श और उस साथ की जगह नहीं ले सकते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। कभी कभी जब डाकिया 2-3 हफ्ते तक कोई खत लेकर नहीं आता तो डीडी की रातों की नींद उड़ जाती। वे सोचते कि कहीं बेबी के घर वालों ने खत पकड़ तो नहीं लिया, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। उन दिनों की बेचैनी डीडी को मानसिक रूप से तोड़ देती थी। और फिर जब अचानक बेबी का पत्र आता तो उसमें लिखा होता कि कैसे घर में किसी के बीमार होने या कड़े पहरे की वजह से वह खत पोस्ट करने नहीं जा सकी थी। पत्रों के इस दौर ने उनके प्रेम को एक अलौकिक और गहरा रूप दे दिया था। बिना एक दूसरे को देखे, बिना छुए, केवल शब्दों के माध्यम से दोनों एक दूसरे की आत्मा के इतने करीब पहुंच चुके थे जितना शायद साथ रहकर भी न हो पाते। डीडी को एहसास हुआ कि बेबी का प्रेम कोई बचकानी जिद या क्षणिक आकर्षण नहीं था, बल्कि वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अल्मोड़ा से आने वाली हवाएं हमेशा एक जैसी शांत नहीं रहने वाली थीं। दिल्ली में बैठकर डीडी भले ही खतों के इस खूबसूरत सिलसिले में सुकून तलाश रहे थे, पर अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर एक नया तूफान आकार ले रहा था। एक ऐसा तूफान जो इस कागजी पुल को पूरी तरह तबाह करने वाला था। दिल्ली में पत्रों के इस मीठे और दर्द भरे सिलसिले के बीच अचानक अल्मोड़ा से आने वाली पत्राचार की गति धीमी होने लगी थी। डीडी कई दिनों तक डाकिये के कदमों की आहट का इंतजार करते, लेकिन लिफाफों का अकाल सा पड़ गया था। जब 3 हफ्तों के लंबे और कष्टदायी सन्नाटे के बाद आखिरकार बेबी का पत्र आया तो उसके शब्द किसी भारी वज्रपात की तरह डीडी के सीने पर गिरे। लिफाफे की लिखावट वही थी, लेकिन स्याही जगह जगह फैली हुई थी, मानो लिखते वक्त आंसू कागज पर लगातार गिरते रहे हों। बेबी ने लिखा था कि जिसके बारे में वे दोनों हमेशा डरते थे, वह भयानक सच अब उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। उसके परिवार ने अब उसकी शादी तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। अल्मोड़ा का वह संकीर्ण और रूढ़िवादी कुमाऊनी समाज अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था। बेबी की उम्र ढलने की आड़ में और मोहल्ले में उड़ती फुसफुसाहटों को हमेशा के लिए दबाने के मकसद से उसके पिता और रिश्तेदारों ने एक सुयोग्य, सजातीय और तथाकथित कुलीन कुमाऊनी परिवार में उसका रिश्ता पक्का करने का मन बना लिया था। लड़का हल्द्वानी का रहने वाला था, एक सरकारी नौकरी में था और खानदान गोत्र का पंचांग पूरी तरह मिल चुका था। समाज और परिवार के पैमानों पर वह एक आदर्श रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें 2 आत्माओं के मिलन की नहीं, बल्कि 2 कुलीन खानदानों की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकृति की बात हो रही थी। पत्र के पन्नों में बेबी का मानसिक संघर्ष और उसकी असीम बेबसी साफ झलक रही थी। डीडी साहिब, आज घर में पंडित जी आए थे। मेरी जन्मपत्री निकाली गई, गोत्र का गणित बिठाया गया और पिताजी ने शादी की तारीख पर अपनी मुहर लगा दी। जब घर के सब लोग मिठाइयां बांट रहे थे और खुशियां मना रहे थे, तब मैं कमरे के कोने में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा को मुझसे अलग करके कोई सौदा पक्का किया जा रहा हो। ईजा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेबी, अब खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इस एक वाक्य ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। बेबी ने लिखा कि उसने अपनी तरफ से हर संभव विरोध करने की कोशिश की थी। उसने ईजा के सामने रोकर विनती की, कुछ समय और मांगने की गुहार लगाई, यहां तक कि अनशन करने का नाटक भी किया। लेकिन पारंपरिक पहाड़ी परिवारों में बेटियों की ऐसी चीखों को महज लड़कपन की झिझक या शादी का डर मानकर खारिज कर दिया जाता था। उसके पिता का रुख बेहद कड़ा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इस रिश्ते से इनकार किया गया तो वे समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और जीवित रहते यह कलंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ उसका वह अनकहा, पावन और गहरा प्रेम था जो उसने डीडी के साथ जिया था, एक ऐसा प्रेम जो उसके वजूद की सांस बन चुका था। दूसरी तरफ उसके वृद्ध पिता का स्वाभिमान,
माँ के रोते हुए आंसू और सदियों पुराना वह सामाजिक ढांचा था जो किसी भी उल्लंघन पर पूरे परिवार को बेदखल कर देता था। बेबी इन दोनों पार्टों के बीच पिस रही थी। वह अपनी मोहब्बत के लिए पूरे समाज से बगावत कर सकती थी, लेकिन अपने ही परिवार की तबाही की कीमत पर नहीं। उसकी लाचारी यह थी कि वह अपनी बगावत से किसी दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने ही माता पिता को जख्मी करने वाली थी। पत्र के अंत में बेबी ने एक बेहद दर्दनाक सवाल पूछा था, मैं क्या करूं डीडी साहिब? क्या अपनी खुशियों के लिए अपने जन्मदाताओं की बलि चढ़ा दूं, या फिर अपनों की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही आत्मा की हत्या कर लूं? मुझे लगता है कि एक लड़की का जन्म ही इसलिए होता है कि वह दूसरों की इज्जत और मर्यादा की वेदी पर अपनी बलि दे सके। मेरी सांसें घुट रही हैं और इस बार कोई खिड़की खोलने वाला भी मेरे पास नहीं है। दिल्ली में बैठकर यह खत पढ़ते हुए डीडी का पूरा शरीर कांप उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस कसब और असमंजस की बात वे अब तक केवल दर्शन शास्त्र की तरह करते आए थे, उसने अब एक खौफनाक और जालिम यथार्थ का रूप ले लिया था। डीडी के भीतर बगावत का तूफान उठ खड़ा हुआ। उनका पहला विचार यही आया कि वे तुरंत पहली बस पकड़कर ऑलमोड़ा पहुंच जाएं। वे बेबी के पिता के सामने खड़े होकर चिल्लाएं, उन्हें समझाएं कि यह विवाह नहीं बल्कि एक जीवंत लड़की का कत्ल है। वे चाहते थे कि वे बेबी का हाथ थामकर उसे उस दमनकारी माहौल से खींचकर दूर ले आएं। लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उन्हें बेबी के वे शब्द याद आ गए जो उसने ऑलमोड़ा के नौले के पास कहे थे, जो आधी अधूरी लड़की अपनों का दिल दुखाकर आपके साथ जाएगी, वह आपको कभी पूरा प्यार नहीं दे पाएगी। डीडी समझ गए थे कि अगर वे ऑलमोड़ा जाकर बवंडर खड़ा भी कर दें तो इससे स्थिति सुधरने की जगह और बदतर हो जाएगी। बेबी कभी भी अपने पिता के स्वाभिमान को कुचलकर उनके साथ भागने को तैयार नहीं होगी। उनकी उपस्थिति केवल बेबी के लिए और अधिक यातनाएं और सामाजिक तिरस्कार ही लेकर आएगी। डीडी कमरे में अकेले टहलते रहे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और दिल्ली की सर्द हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम केवल पाने या साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे कड़ा इम्तिहान अपनी मोहब्बत की मजबूरी को समझना और उसके निर्णय का सम्मान करना होता है। बेबी के ऊपर शादी का जो दबाव था, वह केवल एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि वह उस पूरे कुमाऊनी समाज का सामूहिक दबाव था जिसके खिलाफ अकेले लड़ना नामुमकिन था। नियति ने अपना क्रूर जाल फेंक दिया था और दोनों प्रेमी उस जाल में फांसकर फड़फड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। डीडी ने कांपती उंगलियों से मेज पर रखा कागज उठाया और बेबी के लिए एक नया खत लिखना शुरू किया। लेकिन इस बार खत में कोई बगावत की पुकार नहीं थी, बल्कि एक बेबस प्रेमी के आंसू और नियति के आगे झुकने की अपरिमित वेदना थी। नियति का चक्र अब अपनी सबसे निष्ठुर और अंतिम गति से घूम रहा था। दिल्ली में बैठा डीडी का मन हर बीतते पल के साथ तिल तिल कर मर रहा था और उधर ऑलमोड़ा की बर्फीली वादियों में बेबी की शादी की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर थीं। जिस घर को कभी बेबी की हंसी और चंचलता जीवंत बनाए रखती थी, वहां अब मंगल गीतों के बीच एक गहरा अनकहा मातम पसरा हुआ था। कुमाऊनी परंपराओं के अनुसार शादी के ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके थे। ढोलक की हर थाप बेबी के सीने में किसी भारी पत्थर की तरह लग रही थी। घर के आंगन में हुड़का और थाल बज रहे थे। महिलाएं पारंपरिक कुमाऊनी विवाह गीत शकुनाखर गा रही थीं, शकुना दे काज है जानी। लेकिन उन मंगल गीतों के सुर बेबी के लिए किसी मर्सिये से कम नहीं थे। बेबी को हल्दी लगाई जा चुकी थी। उसके माथे पर चंदन और पिठ्या रौली का बड़ा सा टीका लगा हुआ था, जो पहाड़ी सुहागिनों की पहचान माना जाता था। हाथों में मेहंदी के गहरे लाल रंग रच चुके थे। जब जब वह अपनी हथेलियों को देखती, उसे मेहंदी की उस गहरी रंगत में प्रेम की रंगत नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की जलती हुई राख दिखाई देती। हर रस्म के साथ उसका वजूद उससे छीना जा रहा था और उसे एक ऐसी जिंदगी की ओर धकेला जा रहा था जहां उसका शरीर तो मौजूद होता, पर आत्मा न जाने कहां भटक रही होती। शादी से ठीक एक दिन पहले, जब पूरे घर में रिश्तेदारों की चहल पहल थी और हलवाई की कड़ाहियों की महक हवा में तैर रही थी, बेबी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाहर ऑलमोड़ा पर शाम ढल रही थी।
वही शाम, वही नारंगी आसमान और वही धार जो कभी डीडी और उसकी अनकही मोहब्बत का गवाह बनी थी। बेबी ने अपने कुर्ते के कोने से डीडी का आखिरी खत निकाला। उस खत के पन्ने बार बार पढ़े जाने की वजह से मोड़ पर से घिस चुके थे। डीडी ने अपने आखिरी पत्र में लिखा था, बेबी, अगर तुम्हारा फैसला अपनों की इज्जत बचाना है तो मैं तुम्हारी इस महानता और तुम्हारी बेबसी के आगे अपना सिर झुकाता हूं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी अपने प्रिय की गरिमा और उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा देना ही प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी होती है। तुम जहां भी रहो, मुस्कुराती रहो। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी कसब के साथ ताउम्र जीऊंगा। उन शब्दों को पढ़ते हुए बेबी की आंखों से गिरे आंसू पत्र की नीली स्याही पर फैल गए। उसने उस खत को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि यह खत ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था और अब इस सच को मिटाने का वक्त आ गया था। पारंपरिक कुमाऊनी समाज की बंदिशों में बंधी एक बेटी अगर अपने पास किसी गैर पुरुष का खत या कोई निशानी रखती तो यह उसके आने वाले जीवन और उसके पिता की प्रतिष्ठा के लिए कलंक बन सकता था। बेबी उठी, उसने दिए की लौ के पास अपना हाथ बढ़ाया। एक एक करके डीडी के लिखे सभी पत्रों को उसने उस दिए की लौ के सुपुर्द कर दिया। कागज के वे टुकड़े जलकर काले अंगारों में तब्दील हो रहे थे और उनके साथ ही बेबी के बचपन, उसके अल्मोड़ा के दिनों, उसकी बेबाकी और उसके पहले प्रेम की तमाम यादें स्वाहा हो रही थीं। कमरे में धुएं का एक पतला सा गुबार उठा जो खिड़की के रास्ते अल्मोड़ा की ठंडी हवा में ओझल हो गया। केवल एक चीज थी जिसे बेबी जला नहीं सकी, वह था डीडी के हाथों से मिला वह मखमली एहसास और अपने दिल में बसा हुआ उनका चेहरा। अगले दिन बारात हल्दीवानी से अल्मोड़ा पहुंच गई। शादी का मंडप सज चुका था। ढोल दमाऊ की गूंज के बीच दुल्हन के जोड़े में सजी बेबी को मंडप में लाया गया। उसने सिर पर भारी लाल चुनरी ओढ़ रखी थी और उसकी नजरें पूरी तरह से जमीन पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी, न रोना, न कोई शिकन। वह एक काठ की पुतली बन चुकी थी जो समाज और पंडित जी के दिए हर निर्देश का चुपचाप पालन कर रही थी। सप्तपदी की रस्म शुरू हुई। जब अग्निकुंड के फेरे लिए जा रहे थे तो हर फेरे के साथ बेबी को लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी के एक एक अध्याय को पीछे छोड़ रही है। धू धू कर जलती शादी की वेदी की आग में उसके सारे ख्वाब स्वाहा हो रहे थे। लाला बाजार की वह संकरी गली, नंदा देवी मंदिर का प्रांगण, नौले का ठंडा पानी और धार पर बिताए हुए रूमानी पल, सब कुछ उस पवित्र अग्नि के धुएं में हमेशा के लिए विलीन हो रहा था। जब वर ने बेबी की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तब जाकर बेबी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। बंद आंखों के पीछे उसे डीडी का चेहरा स्पष्ट रूप से मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, वही चेहरा जो उसने पहली बार आंगन में देखा था। उसने मन ही मन डीडी से कहा, अलविदा डीडी साहिब, आज से मेरा शरीर किसी और का हुआ, पर मेरी आत्मा आज भी उसी धार पर आपकी राह तकती रहेगी। शादी की तमाम रस्में पूरी हुईं। विदाई का वक्त आ गया। कुमाऊनी समाज में विदाई का दृश्य बेहद कारुणिक होता है। बाबा को आंगन सूना भयो के करुण गीतों के बीच जब बेबी अपने पिता के गले लगी तो बूढ़े पिता की आंखें फूट फूट कर बह निकली। उन्होंने अपनी बेटी का सिर चूमकर कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, समाज की मर्यादा के आगे बाप मजबूर था। बेबी ने अपने पिता के आंसू पोंछे, पर खुद की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसकी आंखों के आंसू सुखा चुके थे। डोली या गाड़ी में बैठकर जब बेबी अल्मोड़ा की सीमा से बाहर निकलने लगी तो उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। ढलान वाले मोड़ों से नीचे उतरती गाड़ी से उसने आखिरी बार अल्मोड़ा की उन विशाल, उदास और बर्फीली पहाड़ियों को देखा। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान में वही गहरा लाल बैंगनी रंग बिखरा हुआ था। अल्मोड़ा शहर धीरे धीरे कोहरे और अंधेरे की चादर में लिपट रहा था। बेबी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ अपनी जगह अचल खड़े थे, नदियां मैदानों की ओर बह चुकी थीं और उनकी प्रेम कहानी उस अनकही कसब के मखमली सन्नाटे में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। वर्षों का लंबा अरसा गुजर चुका था। दिल्ली के समय चक्र ने जाने कितने मौसम बदले, सड़कें चौड़ी हुईं, नई इमारतें खड़ी हुईं और लोगों के चेहरे बदल गए,
लेकिन डीडी के भीतर का एक कोना आज भी उसी 90 के दशक के अल्मोड़ा में ठहरा हुआ था। देवीदत्त अब केवल डीडी नहीं रहे थे, वे साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में एक स्थापित, गंभीर और सम्मानित नाम बन चुके थे। उनके बालों में सफेदी की हल्की परत आ चुकी थी और आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया था, लेकिन उनकी लिखी हर कहानी, हर उपन्यास के पन्नों के बीच अल्मोड़ा की ठंडी हवा, चीड़ की सरसराहट और एक अनकही टीस हमेशा महसूस की जा सकती थी। इन सालों में डीडी ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से काम और किताबों के सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने शादी नहीं की थी। जब भी परिवार या दोस्तों ने जीवन साथी की बात चलाई, डीडी ने बेहद शालीनता और खामोशी से बात टाल दी। उनके दिल के सबसे सुरक्षित दराज में आज भी वह सूखा हुआ लाल बुरांश का फूल रखा था, जो अब बेहद भुरभुरा और नाजुक हो चुका था, बिल्कुल उस अतीत की तरह जिसे छूने पर बिखर जाने का डर बना रहता था। एक दिन एक साहित्यिक संगोष्ठी और शोध के सिलसिले में डीडी को उत्तराखंड के दौरे पर जाना पड़ा। काम खत्म होने के बाद जब वे वापसी की योजना बना रहे थे, तो उनके भीतर सोई हुई पुरानी कसक अचानक जाग उठी। इतने सालों बाद उनके कदम स्वतः ही अल्मोड़ा की ओर मुड़ गए। जब उनकी टैक्सी घुमावदार पहाड़ी रास्तों से चढ़ती हुई अल्मोड़ा की सीमा में दाखिल हुई, तो डीडी का दिल जोरों से धड़कने लगा। शहर बहुत बदल चुका था। संकरी पथरीली पगडंडियों की जगह कंक्रीट की सड़कें बन गई थीं। शांत वादियों में गाड़ियों का शोर बढ़ गया था और पुराने औपनिवेशिक पहाड़ी मकानों की जगह बहुमंजिला आधुनिक इमारतों ने ले ली थी। लेकिन जैसे ही वे पुरानी चुंगी पार करके शहर के भीतरी हिस्से में पहुंचे, उन्हें लगा कि बदलाव के इस शोर के नीचे अल्मोड़ा की आत्मा आज भी वहीं कहीं दबी हुई थी। डीडी सबसे पहले धार पर गए। वह सपाट चट्टान आज भी वहीं थी, जहां दशकों पहले वे और बेबी घंटों बैठकर ढलते सूरज और दूर चमकती बर्फीली चोटियों को निहारा करते थे। शाम ढल रही थी। आसमान में वही नारंगी और गुलाबी रंग की छटा बिखरी हुई थी। डीडी उस चट्टान पर अकेले बैठ गए। हवा का एक बर्फीला झोंका उनके चेहरे को सहलाता हुआ गुजरा और पल भर के लिए उन्हें लगा मानो बेबी की वही तीखी, चंचल आवाज कान में गूंज उठी हो, तो आप ही हैं दिल्ली वाले डीडी साहिब? डीडी की आंखें नम हो गईं। वे जानते थे कि बेबी अब इस शहर में नहीं थी। शादी के बाद वह हल्द्वानी चली गई थी और फिर अपने पति के परिवार के साथ कहां बस गई, किसी को ठीक ठीक खबर नहीं थी। धार से उतरकर डीडी धीरे धीरे लाला बाजार की तंग गलियों से होते हुए उस नौले जल स्रोत की तरफ बढ़ गए, जहां उनकी और बेबी की विदाई से ठीक पहले आखिरी मुलाकात हुई थी। नौले की पुरानी पत्थरों की नक्काशी पर काई जम चुकी थी, लेकिन उसका ठंडा पानी आज भी उसी निरंतरता से बह रहा था। वे वहीं एक किनारे खड़े होकर उस बहते पानी को देखने लगे। तभी पगडंडी से उतरती हुई एक बुजुर्ग महिला हाथ में तांबे का बर्तन लिए नौले की ओर आई। सफेद बालों वाली, चेहरे पर झुर्रियों का जाल लिए वह महिला अपनी ही धुन में चल रही थी। डीडी ने बेहद आदर और झिझक के साथ उन्हें प्रणाम किया और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। बातों में जब डीडी ने बहुत संभालकर पुराने जमाने की बात छेड़ी और उस गली के पुराने परिवारों का जिक्र किया, तो बुजुर्ग महिला ने एक गहरा सांस लिया। अरे बाबूजी, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? महिला ने अपनी कुमाऊनी हिंदी में कहा। अब वह पुराना अल्मोड़ा कहाँ रहा? पुराने लोग या तो भगवान को प्यारे हो गए या शहर छोड़कर नीचे मैदानों में बस गए। सब बदल गया। और वह जो यहां पास के घर में एक लड़की रहती थी, जिसे सब बेबी कहते थे? डीडी ने अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए पूछा। बुजुर्ग महिला ने अपनी धुंधली आंखों से डीडी की ओर देखा, जैसे स्मृतियों के धुंधलके में कुछ तलाश रही हों। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी पहचान की चमक उभरी। अच्छा, वह हंसमुख वाली बेबी। अरे, उसकी शादी तो बहुत साल पहले हल्द्वानी के किसी परिवार में हो गई थी। बेचारी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की थी, पर सुना है उसका जीवन भी कोई बहुत आसान नहीं रहा। पति का साया कुछ ही सालों बाद उठ गया था। फिर वह अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली गई। अब तो यहां उसका कोई नहीं रहता। यह सुनकर डीडी के सीने में एक भयानक खालीपन और टीस कौंध गई। नियति ने उस चंचल जीवंत लड़की की जिंदगी में भी कैसी कैसी दुश्वारियां लिखती थीं। जिस बेबी ने अपने परिवार की इज्जत की खातिर अपने पहले प्रेम और अपनी तमाम खुशियों की बलि दे दी थी,
उसे भी जिंदगी ने चैन का एक पल नहीं दिया। डीडी नौले के पास पत्थरों पर चुपचाप बैठ गए। सूरज पूरी तरह से पहाड़ों के पीछे डूब चुका था और अल्मोड़ा पर गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन वास्तव में शिवानी जी के अमर उपन्यास कसब की तरह ही है, अधूरा, अव्यक्त, लेकिन अपनी अनकही टीस में बेहद पवित्र और शाश्वत। प्रेम का अर्थ हमेशा साथ पाना, शादी करना या एक साथ जीवन बिताना ही नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो दो इंसानों को दूर रहकर भी आत्मा के स्तर पर जोड़े रखता है। बेबी और उनका प्रेम किसी सामाजिक मुहर या शादी के बंधन का मोहताज नहीं था। वह तो उस कसब की तरह था जो ताउम्र सीने में एक मखमली दर्द बनकर जलती रहती है और इंसान को भीतर से संवेदनशील और इंसान बनाए रखती है। अगली सुबह जब कोहरा अल्मोड़ा की वादियों को ढके हुए था, डीडी दिल्ली लौटने के लिए बस में बैठे। उन्होंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। डीडी ने अपनी जेब से वह पुराना सूखा हुआ बुरांश का फूल निकाला और उसे एक पल के लिए अपनी हथेलियों में समेटकर हवा में छोड़ दिया। सूखी पत्तियां हवा के साथ उड़ती हुई अल्मोड़ा की उस ठंडी महकती मिट्टी में जाकर मिल गईं जहां से वे आई थीं। बस ढलान से नीचे उतरने लगी। डीडी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि अल्मोड़ा, बेबी और उनकी वह अनकही मोहब्बत अब किसी जगह या इंसान की मोहताज नहीं थी। वह तो उनकी हर सांस, उनकी हर रचना और उनके पूरे वजूद में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कस्ब की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर लिखें। कहानी आपको कैसी लगी?